नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के पैतृक गांव जाकर उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदनाएं की व्यक्त। जिला हमीरपुर में 1 महीने के भीतर 3 ऑनलाइन ठगी के मामले आए सामने। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला के कोठी में 60,32,000 रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम का किया भूमि पूजन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, डलहौजी का नाम बदलने के बजाय कोरोना से निपटने को लेकर अपने सुझाव दे भाजपा नेता। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचेतक और शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा के पैतृक गांव जाकर उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त की। नरेंद्र बरागटा का हाल ही में चंडीगढ़ में निधन हो गया था। उन्होंने स्वर्गीय नेता के पुत्र चेतन बरागटा और ध्रुव बरागटा से संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र बरागटा के बागवानी क्षेत्र और जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के विकास के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि बरागटा क्षेत्र के लोगों के कल्याण के प्रति सदैव तत्पर रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त के शिमला पहुंचने के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव व 2022 के विधानसभा चुनावों को फतेह करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। 4 दिवसीय दौरे के दौरान दत्त पार्टी के नेताओं व जिलाध्यक्षों से फीडबैक लेंगे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से मिलकर फीडबैक लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जनता भाजपा के जनविरोधी फैसलों से परेशान हो चुकी है व आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सह प्रभारी बनने के बाद संजय दत्त शिमला आए हैं। अगले 4 दिनों में कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों से चर्चा की जाएगी। इनके आने का मुख्य लक्ष्य संगठन की गतिविधियों की जानकारी लेना है। कोविड के समय में किए गए कार्यों का फीडबैक भी लेंगे। राठौर ने बताया कि प्रदेश में मंडी, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जिसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार से लोग त्रस्त हैं। भाजपा की सरकार कोविड, महंगाई, बेरोजगारी से निपटने में असमर्थ रही है। उपचुनावों व आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है और यहाँ इनका आने का जो मकसद है वो संगठन की गतिविधियों का जायजा लेना है। आज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो इनसे मिल रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं। इसी तरह अगले 4 दिनों में हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो हेड है वो भी इनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जो लोग शिमला आ सकते हैं वो आकर यहाँ इनसे मिल रहे हैं। जो शिमला नहीं आ सकते उनसे ये जो है दूरभाष से बात करेंगे। इनका आने का मकसद संगठन की गतिविधियों का जायजा लेना है और कोविड के समय में संगठन कितना सक्रिय है उस बारे में इनको फीडबैक लेकर पार्टी हाईकमांड को देना है। आप लोग जानते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश में मंडी पार्लियामेंट में उपचुनाव आने वाला है। उसी तरह फतेहपुर में उपचुनाव होना है और अभी जुब्बल कोटखाई में भी उपचुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। लगभग 1 वर्ष का समय बचा है और अभी कोविड भी चल रहा है, इसलिए जो गतिविधियां हैं वो इतना खुल के हो भी नहीं पा रही है। हम वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है कोरोना में अपना पूरा योगदान जो है दे रही है, लोगों की पूरी मदद कर रही है। तो क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी हुई है, कमियां उनको दूर करने के लिए सभी पार्टी के नेताओं के विचार जानने का ये प्रयास जो है कर रहे हैं और जो भी इनका फीडबैक होगा ये पार्टी आला कमान को देंगे
और उसके बाद बैठ के हमारी जो है अगली रणनीति बनेगी, क्योंकि जिस दिन इनका अंतिम यहाँ दिन होगा उस दिन फिर मैं इनके साथ बैठूंगा और आगे हमारे पार्टी के कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा होगी उस बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला के कोठी में 60.32 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने बताया कि चेक डैम में बारिश के पानी का संग्रहण किया जाएगा, जिससे 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी। कंवर ने कहा कि चेक डैम बनने के उपरांत जायका चरण 2 में सौर ऊर्जा से संचालित मोटर के माध्यम से पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। कृषि विभाग सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फव्वारे या ड्रिप सिस्टम से सिंचाई का प्रावधान करेगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला के कोठी में 60,32,000 रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चेक डैम बनने से यहाँ लोगों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जायका के दूसरे चरण में 1,104 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वित्त पोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले चरण में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से वित्त पोषित 321 करोड़ रुपए मिले थे, जिसे 5 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और ऊना में लागू किया गया, जबकि अब दूसरे चरण में जायका योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि जायका चरण 2 में किसानों को फसलों के विविधीकरण और कैश क्रॉप की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत किसानों को सब्जी एवं अनाज उगाने और कटाई के बाद की प्रबंधन तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही सिंचाई और खेतों तक सड़क सुविधाओं जैसी मूलभूत अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ साथ मोदी सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में अनेकों कदम उठाए गए हैं। किसानों को खेती के विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है। यह धनराशि बुनियादी सुविधाओं का ढांचा मजबूत करने पर खर्च होगी। कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है, जिससे हिमाचल प्रदेश के 9 लाख से अधिक किसानों को 183 करोड़ 24 लाख रुपए का लाभ मिला है। कृषि विभाग के द्वारा गांव के अंदर हर खेत तक पानी पहुंचाने की मुहिम के अंतर्गत जहां पिछले कल चताड़ा में और आज यहाँ कोठी गांव में तो बड़ा इंटीरियर है, यहाँ पर जल संग्रहण स्ट्रक्चर्स बना करके जहां हम पानी का संरक्षण भी करेंगे, वहीं उस पानी को खेत तक पहुंचा करके किसानों की आय को दुगना करने का जो मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी तहत जो है वो आज इसका भूमि पूजन किया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस डैम के बनने से यहाँ 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि जो है वो इस क्षेत्र में सिंचित भी होगी और किसान जो है वो जिसको कैश क्रॉप की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, किसान की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। सिविल अस्पताल भवारना के साथ साथ सिविल अस्पताल थुरल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरांडा में वैक्सीनेशन का जायजा लेने के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि केंद्र के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल भवारना के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत कर दिया गया है और सिविल अस्पताल थुरल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार को प्रस्तावना भेजी गई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर हलके को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी में संक्रमितों के उपचार के लिए प्रदेश में 6,000 से अधिक बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है और इसके लिए निजी अस्पतालों के अलावा मेकशिफ्ट अस्पताल भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के अथक प्रयासों और प्रदेश की जनता द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना से वायरस के मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण कम हुआ है, थमा नहीं है, इसलिए सभी को सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण की अगर तीसरी लहर आती है तो संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि मरांडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण के लिए शीघ्र जमीन उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश विभाग को दे दिए गए हैं। परमार ने कहा कि मरांडा की धौलाधार कॉलोनी, मरांडा और साथ लगते क्षेत्र में कूड़े निष्पादन संयंत्र को लेकर आ रही समस्या का स्थायी समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कूड़ा संयंत्र को बंद कर अन्य किसी स्थान पर कूड़े का निष्पादन किया जाएगा और इसके लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में यहाँ कूड़े का एकत्रीकरण और निष्पादन कार्य नहीं होगा। अध्यक्ष ने कहा कि इन क्षेत्रों में पेयजल सुधार के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए से पेयजल योजना बनाई जा रही है। इस योजना में 3 ट्यूबवेल और 3 ओवरहेड टैंकों का निर्माण कर लोगों को शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो एक मैंने शिलान्यास किया है पेयजल योजना का, और इस पेयजल योजना के ऊपर जो धौलाधार कॉलोनी है जहां फाउंडेशन हुआ था, हम 2 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। इसमें ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे। इसमें ट्यूबवेल भी 3 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और 3 ही यहाँ पर ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे। तो कृपया करके आप जरूर जमीन के लिए सहयोग करें, ट्यूबवेल लगाने के लिए सहयोग करें। हमने धौलाधार कॉलोनी में एक के नज़दीक ट्यूबवेल लगाया है, वो खलेट और मरंडा के बीच में विवाद होने के कारण वो चलने नहीं दे रहे हैं। तो उससे पहले भी हमने 3 हैंड पंप्स यहाँ पर ट्यूबवेल ऑलरेडी लगाए हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। पर्यटन नगरी डलहौजी का नाम बदलने को लेकर हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार द्वारा राज्यपाल को लिखे गए पत्र पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि शांता कुमार भाजपा के वयोवृद्ध नेता हैं और डलहौजी से जुड़े मुद्दे पर उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना से निपटने की होनी चाहिए। शांता कुमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अगर पत्र लिखा है तो उनकी ये व्यक्तिगत सोच है। अब सरकार को आगे एक्शन लेना है। मुझे लगता है कि सरकार के पास जो प्राथमिकता है वो इस कोविड को रोकने की प्राथमिकता रहेगी, और नाम बदलने में क्या होता है। और भारतीय जनता पार्टी शायद ये जो नाम बदलने की राजनीति कर रही है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अगर आप राम के बजाय श्याम रखो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर नाम बदलेंगे उसका बहुत ज़्यादा जो है कोष पे, राजकीय कोष पे जो है उसका दबाव पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं कि आपने नाम बदल दिया, आपको सारे जहाँ भी डलहौजी है वहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा, सारे कागज़ जो है उनसे वो नाम हटाना पड़ेगा। तो कितना समय इसमें बर्बाद होगा। मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सार्थक नहीं है। और आज हमारा पूरा जो ध्यान है वो नाम बदलने के बजाय कोरोना को रोकने में हमें ताकत लगानी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए जयराम सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दूसरी लहर से निपटने का प्रयास कर रही है वह काबिले तारीफ है। वहीं उन्होंने कोरोना काल में कांग्रेस पर राजनीति करने के भी आरोप लगाए। कोरोना वैश्विक महामारी है। ये ऐसी महामारी है जिससे पूरा विश्व त्रस्त है, और इससे भारतवर्ष भी अछूता नहीं रहा और हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने और उनकी टीम ने कोरोना संकट की इस दूसरी वेव पे काबू पाने के लिए काम किया और काबू पाया, वो काबिले तारीफ है। आज तक कोरोना वायरस के बारे में जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके डिफरेंट मत हैं। कोई एक एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता कि कोरोना इस वजह से ठीक होगा। इसमें कुछ चीजें जो परमानेंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, इसमें 2 गज की दूरी रखी जाए, इसमें मास्क लगाया जाए, हाथ सैनिटाइज किए जाए, मिलजुल के ऐसी कुछ प्रिकॉशन लेके बचा जा सकता है।
हिमाचल होटल मजदूर लाल झंडा यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल श्रमिक संगठन सीटू के बैनर तले खलीनी स्थित निजी होटल प्रबंधन द्वारा मजदूरों का पैसा जमा न कराने को लेकर ईपीएफ से हुए अचल संपत्ति कुर्की आदेश के बारे में अतिरिक्त उपायुक्त से मिला व कार्रवाई की मांग की। यूनियन प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त की गैर मौजूदगी में अतिरिक्त आयुक्त को अपना मान पत्र सौंपा। गौरतलब है कि ईपीएफ कमिश्नर ने 24 मई को होटल ईस्टबॉर्न प्रबंधन द्वारा मजदूरों के 77 लाख रुपए ईपीएफ खाते में जमा न करने को लेकर उपायुक्त शिमला, नगर निगम आयुक्त, तहसीलदार व खलीनी के पटवारी को होटल की संपत्ति कुर्क करके उक्त राशि ईपीएफ खाते में जमा करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद यूनियन होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। होटल ईस्टबॉर्न के अंदर पिछले 2014 से लेकर जो पीएफ का पैसा मजदूरों का मालिक द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो पीएफ विभाग ने लेबर पीएफ कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर ने एक जो ऑर्डर 24 मई को निकाला है उसके ऊपर हम एक जो है यहाँ एक ज्ञापन दिया है। उस पर हमारी तरफ से ये रहा है कि इसमें जो है आगे कार्रवाई की जाए कि और मजदूरों को जो है न्याय दिलाया जाए, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से जो है मजदूर जो है ना तो वेतन मिल रहा है वहाँ पिछले 16 महीने से जो है मालिक ने ना वेतन दिया है और इसके साथ साथ ही जो वहाँ मजदूर काम करते हैं उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और एक तरफ से जो है सरकार ने जो है एक गाइडलाइन ये भी की है कि पीएफ से जो है मजदूर अपना पैसा निकाल सकता है, तो वो पैसा कहाँ से निकालेगा जब वो मालिक द्वारा उसको जमा ही नहीं किया गया है। और हमारी यही मांग है यहाँ से कि यहाँ से इसमें उचित कार्रवाई की जाए और मजदूरों को जो है न्याय दिलाया जाए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 7 मानदंडों के अंतर्गत 10वीं के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इन 7 मानदंडों में 9वीं कक्षा के नंबर, प्रैक्टिकल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट, फर्स्ट व सेकंड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड व बोर्ड द्वारा लिए गए हिंदी के पेपर का मूल्यांकन करवाकर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने 7 मानदंडों के आधार पर 10वीं के परीक्षार्थियों का रिजल्ट तैयार करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अक्षय सूद, सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड उपस्थित रहे। बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं का संचालन पूर्व में करवाया गया था और विद्यालयों से प्रैक्टिकल एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक बोर्ड को प्राप्त हो चुके हैं। हिंदी पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए मानदंड तैयार करते समय सत्र एवं व्यापक मूल्यांकन को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित विद्यालयों के प्रिंसिपलों, मुख्याध्यापकों की अध्यक्षता में परिणाम सारणीकरण समिति का गठन किया जाएगा, जो निर्धारित 7 मानदंडों के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार करेगी और बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अंक अपलोड करेगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑनलाइन कोडिंग मॉड्यूल तैयार करेगा। उस मॉड्यूल में सभी स्कूलों के विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया जाएगा। जो परीक्षार्थी इस असेसमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे, कोविड के हालात ठीक होने के बाद उन्हें पेपर देने का मौका दिया जाएगा। वहीं जमा 2 के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाना है, क्योंकि सरकार ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सीबीएसई और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जमा 2 की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। उसके लिए भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा, जो कि थोड़ा अलग होगा और इसके लिए मानदंड बढ़ाए जा सकते हैं। इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड जमा 2 के लिए सीबीएसई के क्राइटेरिया का इंतजार करेगा कि उसमें कौन से मानक व मानदंड रहेंगे। उसके उपरांत ही स्कूल शिक्षा बोर्ड उसे नोटिफाई करेगा। इन परिस्थितियों में, कोविड काल की परिस्थितियों में बच्चों के पूरे पेपर नहीं हो पाए। सरकार ने रद्द कर दिए थे पेपर और ये कहा था कि एक क्राइटेरिया बनाया जाए, उसके आधार पर 10वीं के बच्चों को नेक्स्ट क्लास में पास किया जाए या प्रमोट किया जाए। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ने इसके लिए बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद एक बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया है और वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बहुत व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यूनिफॉर्म है। वो क्राइटेरिया कल हमने नोटिफाई कर दिया, यानी 7 तारीख को वो नोटिफाई हो गया है और 7 ऐसे पॉइंट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर किसी भी बच्चे को असेसमेंट दी जाएगी या इवेलुएट किया जाएगा। ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के आधार पर और इवेलुएशन के आधार पर ये क्राइटेरिया बना है। इसमें 9th क्लास का भी वेटेज होगा और ऑफलाइन जो
पेपर हुए हैं उनका भी वेटेज होगा, और ऑनलाइन जो पेपर हुए हैं बच्चों के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म उसका भी वेटेज होगा। कुल मिलाकर उनको जो असेसमेंट होगी बच्चे की, ऐसे अंक दिए जाएंगे उसे पास किया। प्रक्रिया तो 9 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी स्कूल स्तर पर, क्योंकि स्कूल की एक रिजल्ट टेबुलेशन कमेटी बनेगी और ये प्रक्रिया टेबुलेशन की इस महीने तक चलेगी, जून तक, और जुलाई के महीने में पहले हफ्ते तक सारा रिजल्ट कंपाइल करने का ऐसा सोचा है बोर्ड ने। कंपाइल करने के बाद घोषित कर देंगे पहले जुलाई के पहले हफ्ते में। +2 के छात्रों को भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी हैं सरकार ने। CBSE के भी हो गए, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के भी हो गए। उसके लिए भी एक बड़ा व्यापक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट कोरोना महामारी के दौरान लगातार सेवा कार्य कर रहा है। इसी के चलते आर्थिक मंदी की मार झेल रहे टैक्सी चालकों की सहायता के लिए ट्रस्ट ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ट्रस्ट द्वारा शिमला के जुबरहट्टी में टैक्सी चालकों को राशन सामग्री वितरित की गई। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट सचिव डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हर वर्ग प्रभावित हुआ है। दिन रात टैक्सी चलाकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले टैक्सी चालकों पर भी इस महामारी की मार पड़ी है। ऐसे में ट्रस्ट इनकी सहायता के लिए आगे आया है। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से शिमला के जुब्बड़हट्टी में टैक्सी चालकों के 17 परिवारों को यहाँ पर राशन वितरण किया गया। उस राशन वितरण में क्योंकि कोरोना काल में यहाँ पर बहुत मुश्किल इन सब लोगों को हो रही थी, तो इनके परिवारों और इनके जीवन यापन की बहुत मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए आज यहाँ पर राशन हमने इन लोगों को बांटा और इसके उनको आश्वासन दिया गया कि अगर उनके परिवार में या उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर के अगर कोई भी सहायता ट्रस्ट अगर कर सकता है तो आने वाले समय में उनकी हम सहायता करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते जहां देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, वहीं निजी व्यवसाय से जुड़े लोग भी कोरोना काल में काम के अभाव में आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। कोविड की सबसे ज्यादा मार पर्यटन उद्योग, ट्रांसपोर्ट और टैक्सी ऑपरेटरों पर पड़ी है। बात करें पर्यटन नगरी शिमला की, तो यहाँ पिछले 1.5 वर्षों से पर्यटन कारोबार पूरी तरह पिट चुका है। होटल, टूर एंड ट्रैवल और टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोग आर्थिक और मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन सबकी नजरें आगामी 11 जून को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी हैं। मेरा व्यवसाय टूरिज्म से रिलेटेड है। मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम है, ट्रैवल एजेंसी का। तो सरकार अगर ये निर्णय लेती है कि टूरिज्म को खोल रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय होगा। हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनका रोजी रोटी इसी धंधे से चल रही है और बहुत मजबूरी में लगे हैं, अभी फंसे हैं। तो अगर 50% ट्रांसपोर्टेशन भी खोलें उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर से कुछ लोग ऐसे होते हैं आने वाले जिनके लिए बस या ट्रेन का सहारा चाहिए। इसलिए अगर ये चीज़ें खुल जाती है, 50% ही खुल जाए तो उससे हमारा जो है थोड़ा बहुत रोज़गार चलना शुरू हो जाएगा। और अभी जो है हमारे हिमाचल में मैक्सिमम यहाँ पर होटल व्यवसाय और टैक्सी का व्यवसाय ये संपूर्ण रूप से जो है ठप पड़ा हुआ है। पिछले 1.5 साल से हम परेशान हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम परेशान ही हैं। तो हम सरकार से ये बोलेंगे, रिक्वेस्ट ये करेंगे कि साथ साथ 50% आप लोग बसें वगैरह खोल रहे हो तो हमारी टैक्सियों को भी कुछ राहत दे। सर, जिस तरह से अभी मैं सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट में अभी बसेस जो हैं 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने का इन्होंने निर्णय शायद गवर्नमेंट ले ले, तो हमारी सर सरकार से ये एक आग्रह है, हमारी एक दरख्वास्त है कि वो हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि हमारे पिछले 2 सालों से हमारा जो टैक्सी वाला व्यवसाय है, होटल व्यवसाय है, बुरी तरह से मंदी के दौर में चल रहा है। तो हमारा बस सरकार से ये आग्रह है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचें और थोड़ा सा हिमाचल के अंदर टूरिस्टों का आना जाना थोड़ा और सुनिश्चित कर दें, जिससे कि हमारा व्यवसाय द्वारा से एक अच्छे ढंग से चल सके। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को ई पास ख़त्म कर दें, क्योंकि जब टूरिस्ट आएंगे ई पास की वजह से टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं शिमला में, तो ये मेन दिक्कत आ रही है जो ई पास की है। सदर थाना बिलासपुर से कुछ दूरी पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। राहगीरों से मिली जानकारी के अनुसार यह गाड़ी हरियाणा से मनाली की ओर जा रही थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। हादसे में तीनों लोग चोटिल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां वे उपचाराधीन हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। डीएसपी बिलासपुर राजकुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसा किस कारण से हुआ, इसकी जाँच की जा रही है।
हमीरपुर जिला में इन दिनों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। आए दिन जिला से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह एक और ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी का मामला पेश आया है। हमीरपुर के वार्ड नंबर 6 निवासी रोहित ठाकुर ने ऑनलाइन शॉपिंग कर 800 रुपए में 3 फुल बाजू कमीजें मंगवाई थी। रोहित ने यह ऑर्डर 6 जून को दिया था, लेकिन बीते दिन जब एक कुरियर कंपनी से उसे पार्सल आया तो उसमें 2 कमीजें निकली और वह भी फटी व पुरानी थी, जबकि ऑर्डर और पेमेंट तीनों कमीजों की हुई थी। इन दिनों जिला हमीरपुर के लोग ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार बन रहे हैं। आपको बता दें कि बीते सप्ताह भी हमीरपुर के एक युवक ने 17,000 रुपए का भुगतान कर मोबाइल फोन मंगवाया था, लेकिन घर पर जब पार्सल खोला तो उसमें प्याज निकले थे। वहीं दूसरे मामले में बड़सर में 2.5 लाख रुपए के सीमेंट ब्लॉक्स ऑनलाइन मंगवाने में भी ठगी हुई थी। वहीं ताजा मामले में हमीरपुर के वार्ड नंबर 6 निवासी रोहित ठाकुर ने ऑनलाइन शॉपिंग कर 800 रुपए में 3 फुल बाजू कमीजें मंगवाई थी। रोहित ने यह ऑर्डर 6 जून को दिया था, लेकिन गत दिवस जब एक कुरियर कंपनी ने उसे पार्सल दिया तो उसमें 2 कमीजें निकली और वह भी फटी पुरानी। रोहित कुमार ने जब कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय से बात की तो उसने कहा कि उनका काम केवल माल पहुँचाना है। जहाँ से आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, माल की शिकायत के बारे में उनसे संपर्क करें। 6 तारीख को ये 3 पीस ऑर्डर किए थे शर्ट के, तो ये ऑर्डर ही बिल्कुल गलत है। मैंने बिल्कुल गलत ऑर्डर गलत है और इसी जगह मैंने 3 शर्टें मंगवाई थी, उसके सारा रिप्लेस कर दिया उन्होंने। 2 शर्टें भेजी, वो भी बिल्कुल बेकार है, जो किसी काम की नहीं है। उन्होंने गलत ऑर्डर भेजा हुआ है सारा ये। वहीं एसपी हमीरपुर कार्तिकेन गोकुल चंद्रेन ने बताया कि पुलिस ने ऑनलाइन ठगी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उन्होंने कहा कि लोगों को ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर सामान मंगवाने से पहले पूरी तरह से पड़ताल करके ही पैसों को खर्च करना चाहिए। हाँ जी, देखिए आपको जैसे पता है, कभी कभार जो हमारे जिला के यहाँ लोग होते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। तो कभी कभार ऐसे होता है कि अनवेरीफाइड वेबसाइट्स पे जाते हैं। अनवेरीफाइड वेबसाइट बोले तो अभी तो आपको तो पता है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऐसे जो वेबसाइट्स, रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है, उन पे अगर हम ऑर्डर करते हैं तो उनका कोई एक गारंटी होता है कि सामान हमारे घर पे ठीक ढंग का मिल जाएगा और ठीक क्वालिटी का मिलेगा और जो चीज़ आपने ऑर्डर किया वो आएगा। परंतु कभी कभार कैसे होता है कि कोई आपसे संपर्क करता है, बोलता है कि आप इस वेबसाइट पे ऑर्डर करें या इस मोबाइल नंबर पे ऑर्डर करें या ऐसे कोई और माध्यम से ऑर्डर करें और पैसा आपको गूगल पे से ट्रांजैक्शन करें या और कोई माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र करें। तो ऐसे जब आते हैं तो ये जनरली अनवेरीफाइड होते हैं। तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि जो अनवेरीफाइड वेबसाइट्स हैं, अनवेरीफाइड कॉन्टैक्ट्स हैं, अनवेरीफाइड लिंक्स हैं, इन पे आप कम्युनिकेट नहीं करें। बिलासपुर जिला में 132 निजी प्राइमरी स्कूलों का रिन्यूअल कार्य कोविड के चलते अधर में लटक गया है। जिला के इन निजी स्कूलों को रिन्यूअल न मिलने के चलते अब निजी स्कूल प्रबंधन की प्रवेश प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। शिक्षा विभाग बिलासपुर ने माना कि कोविड के चलते यह कार्य नहीं हो पाया है, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें कमेटी निजी स्कूलों के पैरामीटर जाँच करती है। उसके बाद उनको रिन्यूअल दिया जाता है, लेकिन कोविड के चलते इस कमेटी को बनाने में शिक्षा विभाग अभी असमर्थ है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने बताया कि बिलासपुर जिला में 132 निजी प्राइमरी स्कूल हैं। इन सभी के आवेदन रिन्यूअल के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोविड के चलते यह कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि इस रिन्यूअल कार्य के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें वह स्कूल स्टाफ, फर्नीचर, रिक्वायरमेंट रूम्स, प्लेग्राउंड, टीजीटी स्टाफ सहित अन्य कई पैरामीटर देखते हैं। अगर इनमें से एक भी पैरामीटर पूरा नहीं होता है तो उसे रिन्यूअल के लिए अप्रूवल नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि जब तक शिक्षा विभाग की ओर से रिन्यूअल नहीं दी जाती है, तब तक निजी स्कूल प्रबंधक अपने स्तर पर स्कूल दाखिला प्रक्रिया भी आरंभ नहीं कर सकते। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि जिला के कुछ स्कूल के पैरामीटर पूरे नहीं हुए हैं, जिसके चलते यह स्कूल बंद होने की कगार पर भी है। शिक्षा विभाग की ओर से कभी भी इन स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। हमारे जिला बिलासपुर के टोटल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी संख्या 132 है और इनको हर वर्ष जो है एक रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और इसमें कई पैरामीटर्स हैं जो फाइल के ऊपर हमें सबमिट करते हैं और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमारी एक टीम गठित है जिला स्तरीय। उसमें हमने इस सेशन में उनकी वेरिफिकेशन शुरू करनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये अभी देरी हो चुकी है। इसमें जैसे ही सरकार की ओर से कोविड इसमें एसओपी में थोड़ी ढील होती है तो इस प्रोसेस को हम शुरू करेंगे और उसमें अगर हमें लगा कि
पैरामीटर्स जो उन्होंने सबमिट कर रखे हैं उनके खरे नहीं उतरे फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो उनकी मान्यता जो है वो खतरे में पड़ सकती है और स्कूल जो है उसमें हमें आदेश करने पड़ेंगे कि वो जो उसको फुलफिल करें या उसकी मान्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। सर एक अगर उसमें एक ऐसे हिच आ जाता है तो वो बच्चों को जिस लेवल तक का उनका रिन्यूअल के लिए अप्लाई होता है वो बच्चे उनमें एडमिट नहीं हो सकते अगर उनका रिन्यूअल रद्द हो। आगामी सीजन में मक्की की बिक्री के लिए किसानों को सहूलियत देने व उनको केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए एमएसपी मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग हमीरपुर जिला में एफसीआई कलेक्शन सेंटर खुलवाने की कवायद शुरू करेगा। कृषि उपनिदेशक हमीरपुर प्रकाश चंद सैनी ने बताया कि एफसीआई सेंटर खुलने से हमीरपुर के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। हमीरपुर जिला में हर साल लगभग 80 मीट्रिक टन मक्की की पैदावार होती है और किसानों को फसल की बिक्री के लिए निजी एजेंटों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उन्हें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, जैसे हमने अभी हिमाचल में किया गया है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी हमने उनके थ्रू व्हीट प्रोक्योर करवाई है और जैसे फतेहपुर में और इंदौरा में 2 जगह, कांगड़ा में हुई है इस बार जो हमारा रबी सीजन था, तो कणक इस बार अभी भी इकट्ठी वहां हो रही है। तो इसकी खरीदारी मक्की की भी हम शुरू करवाएं अगर हमीरपुर में, तो सरकार से हम भी अनुरोध करेंगे। एज ए डिप्टी डायरेक्टर मैं भी कोशिश करूंगा, इस बात को मैं शिमला उठाऊंगा अपने हायर ऑफिसर्स के साथ कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को भी एक अगर हमें एफसीआई का मेज के लिए अगर हमें एक प्रोक्योरमेंट सेंटर मिलता है और इस साल अगर हम प्रोक्योर कर पाएंगे तो किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि रूट लेवल पे यही देखा गया है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ रेट फिक्स किए हैं एमएसपी मक्की के लिए, लेकिन जब वहां प्राइवेट प्लेयर जो उसको खरीदारी करते हैं गांवों से, तो किसानों को उसके उचित मूल्य नहीं मिल पाते। हमारी जो मुख्य फसल है वो यहाँ मक्की है और जो हिमाचल में समस्या रही है कि हमारी फसल अच्छी हो जाती है, मक्की को भी थोड़ा सा जो स्पोर्ट प्राइस सरकार ने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो उसको खरीदे। तो इस बार हम सरकार से इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि हमीरपुर भी एक लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारे मक्की कल्टीवेशन में और 35,000 हेक्टेयर एरिया है। तो मुझे लगता है कि कोई हमारी जो यहाँ अप्रोक्सीमेट यील्ड है वो भी कोई 80,000 मीट्रिक टन यहाँ आती है, तो उसमें भी काफी सरप्लस हमें हो सकता है, कोई 50,000 मीट्रिक टन का जो लोग यहाँ हमारे पास सरप्लस है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमें इस बार जो फंड्स अलॉट हुए हैं कृषि कोष योजना में, उसमें भी जो हमारे अच्छे लीडिंग ब्लॉक्स हैं उसमें 4 एफपीओ बनाने की बात कही गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे एरिया हम सिलेक्ट करें जहां हमारे मक्की का अच्छा प्रोडक्शन होता है। नूरपुर की पंचायत गेही लगोर में कोविड टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लगवाया गया। इसमें पंचायत के लोगों ने भाग लिया और अपने रैपिड टेस्ट करवाए। डॉक्टर ज्योति ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य की टीम द्वारा इस कोविड टेस्ट का आयोजन गेही लगोर पंचायत में किया गया, जिसमें पंचायत के लोगों ने हिस्सा लिया और रैपिड टेस्ट करवाए। नूरपुर के तहत आने वाली गेही लगोर पंचायत में आयोजित किए गए कोविड टेस्ट कैंप की जानकारी देते हुए डॉक्टर ज्योति ने बताया कि आज 100 लोगों ने रैपिड टेस्ट करवाए, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्होंने कहा कि सभी को रैपिड टेस्ट करवाना चाहिए। इस टेस्ट से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बीडीसी सदस्य संजीव कुमार ने बताया कि वन मंत्री के दिशा निर्देश अनुसार पंचायत में कोविड टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने अपने टेस्ट करवाए। वहीं बीडीसी सदस्य संजीव कुमार ने पंचायत के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि पंचायत के लोगों के सहयोग से कैंप का सफल बनाया गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग इस महामारी से बचें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। ग्राम पंचायत कोविड टेस्ट कैंप लगवाया गया माननीय जी के दिशा निर्देश, तो यहाँ हम लोगों ने बच्चे का भाग लिया है, कैंप को सक्सेस होना है। तो हमारे लोगों से यही अपील है कि 3 बजे घरों से ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोते रहें। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।